दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। किसी भी ग्रेजुएट की ये तमन्ना होती है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का वो कोई एग्ज़ाम अपीयर करे और जो भी लोग गवर्नमेंट सर्विसेज़ में जाना चाहते हैं, उनके लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, वो बहुत ही एक रेप्यूटेड जॉब प्लेटफ़ॉर्म ऑफ़र करते हैं। तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की पोज़ीशंस आई हैं, कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ पीसीएस एग्ज़ामिनेशन 2024। 220 पोजीशंस हैं। 29 जनवरी 2024 लास्ट डेट है, जिसको आप लॉक कर लीजिए। पे स्केल जैसा आप जानते हैं बहुत शानदार होता है, तो सिक्स पे कमीशन के हिसाब से 4600 ग्रेड पे वाला स्केल है और 4200 नायब तहसीलदार के लिए, बाकियों के लिए 4600 है और इसके अलावा 5400 तक भी है। 15,600 से 39,000 एक सौ प्री रिवाइज सिक्स पे कमीशन के हिसाब से जो पे स्केल था वो। एलिजिबिलिटी है जी, बैचलर्स डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, लॉ एटसेट्रा। बहुत सारी पोजीशंस हैं, बहुत अलग-अलग टाइप की पोजीशंस हैं। पोजीशंस की डिटेल क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, टेस्ट कैसे होगा, एग्जामिनेशन कैसे होता है, सिलेबस क्या रहता है और फिर कहाँ-कहाँ एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, ये देखने के लिए चलते हैं गूगल सर के पास। तो दोस्तों गूगल में टाइप करेंगे यूपी पीएससी, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये यूपी पीएससी प्रयागराज के पेज पे हम पहुंच गए। इस टैब को क्लिक करते हैं और ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेज हमारे सामने खुल गया। ये पेज खुलते ही हम नीचे जाएंगे और जहां पे आपके एडवर्टाइजमेंट्स स्क्रॉल कर रहे हैं उसमें जाके देखेंगे और फिर एडवर्टाइजमेंट्स को पढ़ेंगे कि वो एडवर्टाइजमेंट्स क्या हैं। ये स्क्रॉल कर रहे हैं और दूसरी इसमें अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो इसमें है कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम 2024 और ये लाइव एडवर्टाइजमेंट आपका चल रहा है इसमें। इस टैब पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो फिर हम पहुंच जाएंगे जो इनका एडवर्टाइजमेंट का पेज है उस पे। एडवर्टाइजमेंट के पेज में सेकंड नंबर पे एग्जामिनेशन लिखा है, कंबाइंड स्टेट अपर सर्विसेज सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। स्टार्ट डेट 1/1/2024 और फी डिपॉजिटेशन डेट 29/1/2024 और फॉर्म सबमिशन डेट 2/2/2024। इसके आगे तीन टैब आपको और देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें लिखा है यूजर इंस्ट्रक्शंस, फिर लिखा है व्यू एडवर्टाइजमेंट्स और फिर लिखा है अप्लाई। तो भाई यूजर इंस्ट्रक्शंस और व्यू एडवर्टाइजमेंट्स और अप्लाई तीनों चीजें लिखी हैं। अगर हम सबसे पहले यूजर इंस्ट्रक्शन वाले टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये खुल गया और इसमें हम लोग हिंदी और अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं और फिर एप्लीकेशन का प्रोसेस फ्लो क्या रहेगा ये भी हमको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस व्यू वाले टैब में क्लिक करते हैं तो सारी हेल्प फाइल, यूजर हेल्प फाइल लिखी है कि आपको कहाँ-कहाँ पे जाके क्या-क्या करना है। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन का वैलिडेशन करना है और वैलिडेशन के बाद फिर आपका एप्लीकेशन वाले पेज पे आप पहुंचेंगे, फी डिपॉजिट करना है और फिर फॉर्म सबमिट करना है। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस, ये सारा का सारा प्रोसेस इसमें मेंशन्ड है। फॉर्म में क्या-क्या लिखा रहेगा, क्या-क्या आपको भरना होगा, ये सारी डिटेल्स भी लिखी है। तो भाई इंस्ट्रक्शन वाले टैब पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम इससे वापस चलते हैं, इसको करते हैं बंद। बंद करने के बाद हम अपना ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट वाले पे फिर दोबारा से आ जाते हैं और एडवर्टाइजमेंट में अब हम क्लिक करेंगे व्यू एडवर्टाइजमेंट और थर्ड टैब है इसमें अप्लाई। तो जब एडवर्टाइजमेंट आप देख लेंगे फिर आप इसमें अप्लाई वाले टैब में क्लिक कर सकते हैं और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करते हैं और देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इसके लिए क्या कहती है, पूरी डिटेल्स क्या है। तो ये हमने खोल दिया एडवर्टाइजमेंट वाला और इसमें ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में खुल जाएगा। हम लोग इंग्लिश वाला वर्जन खोलते हैं क्योंकि उसमें डिग्री की क्वालिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से मेंशन करी होती है। तो ये सामने आपके पेज खुल गया उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का और 1/1/2024 की एडवर्टाइजमेंट है, कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस एग्जामिनेशन 2024। और इसको थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ, मैं समझता हूँ आप अब देख पा रहे होंगे। तो इसमें लिखा है डेट ऑफ कमेंसमेंट 1 जनवरी 2024, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन इन द बैंक 29/1/2024, 29 जनवरी 2024 लास्ट डेट फी सबमिशन की है और उसके बाद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/2/2024 है। तो भाई आप 29/1 की डेट को याद रखें क्योंकि उसके बाद आप फी डिपॉज़िट नहीं कर पाएँगे और फिर अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं जिसको आप करेक्ट करना चाहेंगे, वो 9 फरवरी 2024 तक आप करेक्ट कर पाएँगे। लेकिन ये उन्हीं के लिए संभव होगा जिन्होंने 29 से पहले फी डिपॉज़िट किया होगा, 2 तारीख से 2 फरवरी से पहले
अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया होगा, दूसरों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी। तो कुल मिला के जो क्लोजिंग डेट है, वो आप 29 जनवरी 2024 को ही मान लीजिए और उसी के हिसाब से अपना प्रिपरेशन करिए। अब थोड़ा-सा बड़ा करते हैं और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ लेजिबल हो जाएगा थोड़ा-सा बड़ा करने पे, शायद अब आपकी स्क्रीन पे अच्छा दिख रहा होगा। तो सबसे पहले अगर हम एडवर्टाइज़मेंट को स्क्रॉल करते हैं, 2 कॉलम का ये पेज बना रखा है इन्होंने। तो सबसे पहले लिखा है इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट में लिखा है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो भई पहला काम आपको क्या करना है कि यूपीपीएससी के पोर्टल पे जाएँगे और वन टाइम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर्म्स भरने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन जब करते हैं, तो उसमें आपका नाम, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब जानकारी पूछी जाती है और फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद वैलिडेट करेंगे अपने ओटीआर नंबर से। उसमें आपका कोई ओटीपी आएगा, उससे आप अपना जो डिटेल्स हैं, उसको वैलिडेट करेंगे और अगर आपने ओटीआर नंबर नहीं सबमिट किया, तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं खुलेगी भाई। तो फर्स्ट स्टेप आपको करना ही करना पड़ेगा हर हालत में। और those candidates who have not obtained OTR number must obtain it from commission's website जो otr.pariksha.nic.in है 72 आवर्स बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो भाई एप्लीकेशन वाले ही दिन मत आप खोलिए उसको, ओटीआर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिए ताकि आपको जानकारी मिल जाए और उसके बाद फिर आप अपनी प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिट कर पाएं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो भाई ओटीआर तो फिल कर ही दें, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो फिर एप्लीकेशन सबमिट बाद में करते रहिए, लेकिन ओटीआर आप फिल कर देंगे तो आपका 72 आवर वाला राइटर खत्म हो जाएगा। Only after obtaining OTR number, the candidate may submit online application through the commission's website uppsc.up.nic.in। तो तभी आप कर पाएंगे जब आपने ओटीआर फिल किया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया। तो भाई सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहला काम करिए, आप ओटीआर फिल करिए। तो उसके बाद फिर आगे की डिटेल्स मेंशन्ड है और एक स्पेशल नोट भी लिखा है, द कैंडिडेट्स विल बी एंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ द फी। तो फी आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी, उसके बगैर आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं माना जाएगा। एंड ऑल फ्यूचर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड द ईमेल आईडी। तो ओटीआर के टाइम में आपने जो भी ईमेल आईडी दिया होगा, रजिस्टर्ड फोन नंबर दिया होगा, उसी में आपका ईमेल और एसएमएस से आपके साथ कम्युनिकेशन किया जाएगा और इसके अलावा कोई और माध्यम नहीं होगा भाई जानकारी देने के लिए। तो इसलिए आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से करिए और उसका वैलिडेशन भी बहुत बढ़िया से करिए। सबसे पहला काम ओटीआर। अब आता है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑनलाइन। तो ये सारा का सारा इसमें डिटेल्स लिखा है। ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम है और इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन सिस्टम नहीं है। तो ये इसमें लिखा है। जब हम उस पेज पे पहुंचते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया, तो एक टैब इसमें यूजर इंस्ट्रक्शन का था और जिसमें अभी हमने खोल के देखा था, इंग्लिश हिंदी में दोनों में इंस्ट्रक्शन थी। फिर व्यू एडवर्टाइजमेंट वाला टैब है जो हम अभी पढ़ रहे हैं और तीसरा टैब उसमें अप्लाई वाला था जिसमें आपको अप्लाई करना होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 स्टेजेस में पूरा किया जाएगा। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए भई 4 स्टेजेस कौन-सी हैं। तो पहली स्टेज है कि आपको सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और फिर करना है ऑथेंटिकेट विद ओटीआर। तो आपके सामने ऑथेंटिकेट विद ओटीआर आ जाएगा। अगर आपने ओटीआर पहले से कर रखा होगा, तो फिर आप उसमें येस क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएँगे और अगर नहीं क्लिक किया होगा तो नो क्लिक करेंगे और फिर आपको ओटीआर करना पड़ेगा। तो पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप येस टिक करते हैं, फिर उसमें आता है गो बटन आएगा और फिर एंटर योर ओटीआर नंबर। आप अपना ओटीआर नंबर उसमें एंटर करेंगे और उसके बाद जो प्रोसीड बटन आ जाएगा और फिर प्रोसीड बटन करेंगे तो क्लिक टू ऑथेंटिकेट। उसके बाद आपको ओटीआर को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आपके फ़ोन पे फ़ोन नंबर, ईमेल पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी से आप ऑथेंटिकेट कर देंगे कि हाँ भाई साहब, मैं ही एक सही व्यक्ति हूँ, मेरा ही ये ओटीआर नंबर है और मैं ही एप्लीकेशन फ़िल करना चाहता हूँ, तो इसलिए आप ऑथेंटिकेट करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, अगर आप नो पे क्लिक करते हैं, तो फिर दोबारा गो बटन पे जाना पड़ेगा और फिर ओटीआर का जो प्रोसेस है otr.pariksha.nic.in पे जाके ये आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आप सेकंड स्टेज में एंटर कर पाएँगे। तो कुल मिला के आपको जो ओटीआर वाला फर्स्ट स्टेज है, उसमें येस वाली स्टेज में आना पड़ेगा, जहाँ पे आपका ओटीआर वैलिडेट किया जाएगा। उसके बाद आती है सेकंड स्टेज। जब आपने फर्स्ट स्टेज का प्रोसीजर पूरा कर लिया, तो आप ऑटोमेटिकली द एप्लीकेंट डैशबोर्ड विल ऑटोमेटिकली बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और उसमें आपको सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करना होगा और एप्लीकेशन का पार्ट 2 आपके सामने खुल जाएगा
और उसमें परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो पहले से ही ये सब चीज़ें उसमें डिस्प्लेड रहेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें आप ओटीआर में ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। और फिर आपको येस नो करके उस ऑप्शंस को चूज़ करना है, और ये सब चूज़ करने के बाद कि भई आप ही वो कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप येस में चूज़ करेंगे तो आप थर्ड स्टेज में पहुँचेंगे। थर्ड स्टेज में क्या लिखा है कि आपका फ़ी कन्फर्मेशन होना है। तो थर्ड स्टेज में जाके आपको फ़ी डिपॉज़िट करनी है। फ़ी डिपॉज़िट करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन आएँगे वो नेट बैंकिंग ऑप्शन रहेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का रहेगा, या यूपीआई पेमेंट मोड्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, उससे आप अपनी फ़ी डिपॉज़िट करेंगे। और जब आप फ़ी डिपॉज़िट कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप स्टेज 4 पे पहुँचेंगे, और स्टेज 4 में जब जाएँगे तो आपके पास अ, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा, और सारा का सारा जो आपने फॉर्म फिल किया होगा, और वो सारा का सारा फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा, जिसको आप फिर प्रिंट कर सकते हैं। द कैंडिडेट विल ऑटोमेटिकली बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, द प्रिंट ऑफ विच may be obtained by the candidate. If the candidate does not complete the process of online application, his or her candidature will not be accepted. तो भाई आपको फोर्थ स्टेज में जाके अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन सबमिट करना है। आफ्टर अप्लाइंग, in case any modification in the qualification of the applied post, the candidate may click the candidate dashboard login home page and modify वाले ऑप्शन पे जाके दोबारा आप फिर जो डेट ऊपर दी है इन्होंने मॉडिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 फरवरी तक आप उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि तुरंत आप अपना ओटीआर कर लीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर जितना जल्दी हो सके आप अपने एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। 29 जनवरी से पहले-पहले एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, और फिर 9 फरवरी तक अगर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी, तो वो आप करते रहिएगा। तो ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है। इसके बाद कौन-सी डिटेल्स हैं वो थोड़ा बताता हूँ। तो आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस पे। दूसरा पॉइंट जो इस एडवर्टाइज़मेंट में लिखा है, वो है एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें बहुत मिनिमल होती है। पब्लिक सर्विस कमीशन में तो ₹100 प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस 25, तो ₹125 की कुल फ़ीस है, जो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ₹40 प्लस ₹25 प्रोसेसिंग है, यानी ₹65 है। और फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए ₹25 ही है कुल, तो कोई फ़ीस नहीं है उनकी, सिर्फ़ आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देना है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी ₹65 है। तो ये सारे के सारे इसमें फ़ी के क्राइटेरिया मेंशन कर रखे हैं। और इट इज़ मैंडेटरी टू मेक द पेमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ फ़ी पेमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपका प्रोसेस नहीं होगा और आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। 5वें नंबर पे आते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ क्या रहेंगी। तो भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें लिखी हैं अबाउट 220, 220 के लगभग वैकेंसीज हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस और द रिक्वायरमेंट्स। तो सर्कमस्टांसिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैकेंसीज वेरी कर सकती हैं। द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द कंबाइंड स्टेट्स अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन कैरिंग द पे स्केल, सिक्स्थ पे जो कमीशन है उसका स्केल जो है 9300 टू 34800 विद a grade pay of 4600, except for नायब तहसीलदार where the grade pay is 4200, and it is up to rupees 15,600 to 39,100 with a 5400 जो ग्रेड 1 का पोजीशन रहता है। सो दैट इज द 5400 का ग्रेड पे। तो ये प्री रिवाइज्ड जो 7th पे कमीशन के प्री रिवाइज यानी 6th पे कमीशन वाले ये स्केल्स इसमें मेंशन्ड है। अब इसमें यूपीपीएससी में पोजीशंस कौन-कौन सी होती हैं, 220 पोजीशंस में से कौन-कौन सी पोजीशंस होंगी, तो थोड़ा-सा उस पे भी एक नज़र मार लेते हैं। ये पोजीशंस कम ज़्यादा हो सकती हैं, इसकी संख्या अलग-अलग मेंशन नहीं करी है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी पोजीशंस रहती हैं। तो इसमें सबसे पहले आ गया डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर, फिर आ गया डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर आ गया बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर आ गया असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एआरटीओ, फिर असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, फिर आ गया डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स, ट्रेजरी ऑफिसर्स, अकाउंट्स ऑफिसर ट्रेजरी, केन इंस्पेक्टर और असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रुप बी, सुपरिटेंडेंट जेल, मैनेजर क्रेडिट इंडस्ट्रीज, मैनेजर मार्केटिंग इकोनॉमिक सर्वे, एग्जीक्यूटिव अदर ग्रेड्स, तो ये नगर आयुक्त, ये सारे के सारे पोजीशन इसमें लिखे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इन इंडस्ट्रीज, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, सीनियर लेक्चरर डाइट, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ट्रेजरी, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। तो इस प्रकार से बहुत सारी पोजीशन इसमें रहती हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। और अलग अलग टाइप की स्पेशलाइज पोजीशन और जनरल क्वालिफिकेशन वाली पोजीशन इसमें मैंशनड है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी की सारी इसमें स्टार्टिंग में मैनेजमेंट ऑफिसर्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ये सारी की सारी लिखे हैं।
इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ द A4 सेट पोस्ट द रिक्विजिशन ऑफ दीज पोस्ट विच हैव बीन रिसीव्ड टिल डेट आर इंक्लूडेड इन दिस एग्जामिनेशन। तो इनमें से जिनका रिक्विजिशन आया होगा अभी तक वो इंक्लूड कर दिए गए हैं, और जिनका बाद में भी आएगा एग्जामिनेशन तक उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा, ये इसमें लिखा है। नेक्स्ट स्टेप जो है 6 पॉइंट में आपका रिजर्वेशन का डिटेल लिखा है कि भाई उत्तर प्रदेश के लिए जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए रिजर्वेशन के क्या रूल्स रहेंगे। तो ये सारे के सारे रिजर्वेशन पॉलिसी के रूल्स इसमें मेंशन है पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 7 जो है वो है हमारा एलिजिबिलिटी कंडीशंस इन केस ऑफ इमरजेंसी कमीशन्ड शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स फॉर एज रिलैक्सेशन ओनली। तो एज रिलैक्सेशन के लिए कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लोगों के लिए डिटेल्स मेंशन है। फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो क्या होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव मैरिड ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ शैल नॉट बी एलिजिबल। तो ये गवर्नर के ऑर्डर के हिसाब से उसमें आपको इस प्रकार की एलिजिबिलिटी नहीं होगी। जिनकी एक से ज़्यादा शादियां होंगी उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए बैचलर्स डिग्री। भाई सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप टू द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी 29 जनवरी तक आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सो सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो आप पीसीएस के लिए एलिजिबल हैं। सिवाय उन पोजीशंस के लिए जहां पे कुछ स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है, वो इन्होंने इसमें मेंशन कर रखी है। 4 कैटेगरीज हैं। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स अंडर यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रेड 2 सेक्शन सी स्टैटिस्टिकल ब्रांच, और स्टैटिस्टिक्स की क्योंकि पोजीशन है तो इसमें डिग्री उन्होंने जो मांग रखी है वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो ये जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की डिग्री है ये इसके लिए क्वालिफिकेशन है। दूसरा है स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन की जहां जरूरत है वो है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल। इसके लिए हमको लॉ की डिग्री चाहिए। So, from a university established by the law of India or from any institution other than the university recognized, declared university under any law, or a degree in science with physics or mechanical engineering as one of the subjects along with foreign university recognized by central university, central government, and the working knowledge of Hindi and Devanagari script। तो ये सब legal measurements के लिए ये इन्होंने इसके लिए मेंशन कर रखा है। तीसरा जो हमारा कैटेगरी है जो स्पेशल जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, वो है मैनेजमेंट ऑफिसर मैनेजमेंट स्टेट डिपार्टमेंट। तो इसमें बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर द लॉ, और फिर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये इसके लिए एलिजिबल है। फिर सब रजिस्ट्रार के लिए लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, और असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आर्ट साइंस और कॉमर्स और टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये सारी की सारी डिग्री इन टेक्सटाइल, ये सारी की सारी डिग्रीज मेंशन है भाई। जहाँ पे स्पेशलाइज्ड पोजीशन है उनके लिए स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन की जरूरत है। बाकी सब जगह आपकी ऑर्डिनरी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं पीसीएस के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब डिटेल्स इसमें मेंशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर 10th पॉइंट में लिखा है कि फिजिकल मेजरमेंट्स क्या होने चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ पोजीशन ऐसी हैं जैसे डीएसपी का पोजीशन हो गया या होमगार्ड के कमांडेंट का पोजीशन हो गया, तो उसमें आपकी फिजिकल फिटनेस भी होना जरूरी है, जिसमें कि हाइट 165 सेंटीमीटर और छाती आपके 84 सेंटीमीटर, फिर एक्सपेंशन के बाद 89 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से इसमें डिटेल्स मेंशन है। वैसे ही कमांडेंट्स के लिए लिखा 165 सेंटीमीटर हाइट और 84 और 89 सेंटीमीटर चेस्ट। फिर सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल के लिए भी एलिजिबिलिटी यही है 168 सेंटीमीटर, और पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए 167 सेंटीमीटर हाइट और 81.2 और 86.2 जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो है। फिर डिप्टी जेलर के लिए भी 81.3 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट 45 से 58 के बीच में होना चाहिए। ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन है जो फिजिकल फिटनेस की है। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि आपको किस पोजीशन में जाना है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। फिर वही अगली चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है एज। एज आपकी 21 साल और 40 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आप 1 जुलाई 2024 को आप जो हैं वो 21 और 40 के बीच में होने चाहिए। 84 2 जुलाई 84 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए, और 1 जुलाई 2003 के बाद पैदा हुए नहीं होने चाहिए। ये सारी की सारी इसलिए इसमें एलिजिबिलिटी है। तो 1984 से 2003 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो एज के हिसाब से एलिजिबल हैं। और कुछ रिलैक्सेशन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए है इसमें, तो वो आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, उसको अवेल कर सकते हैं अगर आप इन कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं तो।
फिर इसके बाद कुछ और जो चीज़ें इसमें मेंशन्ड हैं, जो डिटेल्स लिख रखी हैं कि भई जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी ₹225 वीकर सेक्शन के लिए क्या होगा, कुछ और नियम कानून लिखे हैं। इसको थोड़ा-सा आप स्क्रॉल कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। फिर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कैंडिडेट्स के लिए, ये भी इसमें मेंशन्ड है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो पहले से ही बता दिए हैं। अब फिर चलते हैं कि साहब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन द कैंडिडेट मस्ट फिल द इंफॉर्मेशन स्टॉर्ड इन द ओएमआर आंसर शीट। तो आपको काले पेन से ओएमआर पे फिल करना होगा और ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा प्रिलिमिनरी। अब एग्जामिनेशन के लिए आगे स्कीम है, वो डिटेल में मैं बात करता हूँ कि एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है। तो उससे पहले थोड़ा-सा इसमें जो सिलेबस है और जो प्रोफ़ार्मा है कास्ट सर्टिफ़िकेट्स के लिए, वो सारे के सारे डिटेल लिख रखी है। फिर एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स कहाँ-कहाँ होंगे, उसकी भी डिटेल्स आगे हैं। तो ये सब है और लास्ट में एक डिक्लेरेशन वाला इसमें पोर्शन है। तो इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के बाद लास्ट डेट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको आप देखेंगे और फिर हम लोग आ जाते हैं अपेंडिक्स 1 पे। अपेंडिक्स 1 जो है वो ये बोलता है कि उत्तर प्रदेश की सारी डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आज़मगढ़, बांदा, तो ये इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखे हैं और सीतापुर, शाहजहाँपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी और उन्नाव, इन सब चीज़ों में इन सब जगहों में एग्ज़ामिनेशन होने हैं। 51 जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स टोटल हैं, जहाँ पे आपके प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। सो नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच द प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन विल बी हेल्ड आर एज़ फॉलोज़। 51 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो अपेंडिक्स 2 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र है, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा ये लिखा है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र है, वो लिखा रहेगा। फिर प्रपत्र 1 जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए जो प्रमाण पत्र है, वो लिखा रहेगा। फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र उनका क्या रहेगा, ये भी इसमें मेंशन्ड है। तो ये सारे के सारे जो इसमें एनेक्स्चर्स, अपेंडिसेस इसमें मेंशन्ड है, इनको आप देख सकते हैं। फिर जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी वो भी मेंशन्ड है, उसका फॉर्मेट भी मेंशन्ड है, कौन-कौन लोग उसमें साइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। तो इन फॉर्म्स को, इन परफॉर्मा को जो-जो लोग इन कैटेगरीज़ में आते हैं, वो इनको देख सकते हैं और सारी-सारी डिटेल्स इसमें मेंशन्ड है। जो प्रपत्र इन्होंने दिया है, उसी पे ही आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवाइएगा, अदरवाइज़ आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इन फॉर्मेट्स को हम लोग देख लें, समझ लें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन फॉर्मेट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं भाई कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा इस टाइप से। तो जो खेल वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको जो खिलाड़ियों के लिए प्रपत्र है, वो भी लिखा है। अपेंडिक्स 3 में आते हैं, वहाँ पे प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन लिखा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन इसी के हिसाब से होने वाला है, फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो। तो इसमें आने के बाद इसमें हमको क्या पता लगता है कि 3 लेवल का एग्ज़ामिनेशन है। पहला है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस बेस्ड होने वाला है। ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है। दूसरा है मेंस एग्ज़ामिनेशन, जो कि कन्वेंशनल टाइप और रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएँगे आंसर करने के लिए। और थर्ड स्टेज होगी वाइवा वसे और द पर्सनैलिटी टेस्ट। तो उसके बाद आपका, जिसको हम लोग इंटरव्यू भी कह देते हैं, तो तीसरी स्टेज है इंटरव्यू की। तो पहली स्टेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, दूसरी स्टेज मेन का एग्ज़ामिनेशन और तीसरी स्टेज जो वाइवा वसे होने वाला है ये। तो भाई जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होगा, वो कैसा होगा, उसमें क्या आएगा, इसको देखते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन जो है, वो 200 मार्क्स का होने वाला है, 200 मार्क्स का। उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, मैं आगे जाके बताऊँगा। लेकिन 200 मार्क्स का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, 2 घंटे का ड्यूरेशन इसमें रहेगा और जो 2 पेपर्स होने वाले हैं, बोथ द पेपर्स शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस। और 100 150 क्वेश्चन पहले पेपर में होंगे, 100 क्वेश्चन दूसरे पेपर में होंगे। तो ये दोनों पेपर आपके सामने आने वाले हैं। इसका जो सिलेबस है वो अपेंडिक्स 4 में मेंशन्ड है सारा डिटेल, अभी अपेंडिक्स 4 जाके पढ़ेंगे। और टाइमिंग क्या होने वाली है, एक सुबह पेपर होगा 9:30 से 11:30 बजे के बीच में और दूसरा पेपर होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में। तो कुल मिला के प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब जो पेपर 2 है वो सिर्फ़ क्वालीफाइंग पेपर होगा भाई। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि पेपर 1 के हिसाब से ही आपकी मेरिट बनेगी, पेपर 2 के हिसाब से कोई मेरिट नहीं बनेगी, ना ही उसके मार्क्स ऐड होंगे। सिर्फ़ आपको क्वालीफाई करना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम 33% मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे पेपर 2 में। और पेपर 1 जो है वो आपके मेरिट के लिए काउंट होगा, जिसके हिसाब से आपको मेंस में कॉल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, वो डिसाइड करेगा आपका पेपर 1। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन स्टेज के पेपर 1 और पेपर 2 में से पेपर 1 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। पेपर 2 क्वालीफाइंग है, जहाँ पे आपको 33% मार्क्स क्वालीफाइंग स्कोर करने होंगे। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और फिर जो मेरिट बनेगी उसके हिसाब से आपको मेंस के लिए क्वालीफाई आप करेंगे और उसके लिए कॉल किया जाएगा।
तो अब जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसमें क्या होने वाला है और क्या-क्या उसका सिलेबस रहेगा, इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पेपर 1 और पेपर 2 में होना है। फिर मेंस एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है आपका? मेंस एग्जामिनेशन में आपके 8 पेपर हैं और कन्वेंशनल पेपर हैं। 8 पेपर होने वाले हैं। तो पहला पेपर है जनरल हिंदी, दूसरा पेपर है एस्से और फिर जनरल स्टडीज़ के 6 पेपर हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर, फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर और जनरल स्टडीज़ थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, फिफ्थ पेपर और सिक्स्थ पेपर। कुल मिला के 2-2 100 नंबर के जनरल स्टडीज़ के 6 पेपर होंगे और इसके अलावा 150 150 मार्क्स के 2 पेपर, एक जनरल हिंदी का और एक एस्से का होगा। तो मेंस के स्टेज है, मेंस का स्टेज क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका मेंस के स्टेज में 8 पेपर होने वाले हैं, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। प्रिलिमिनरी स्टेज में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, मेरिट पेपर 1 के हिसाब से बनेगी और पेपर 2 क्वालीफाइंग होगा। मेंस का जो स्टेज है, वहाँ पे आपके 8 पेपर होंगे, जो कि अलग-अलग सिलेबस, अलग-अलग मार्क्स उसके रहेंगे। तो all the papers shall be conventional type and for solving the question paper 3 hours time will be allowed। तो 3-3 घंटे का एग्जामिनेशन आपको टाइम मिलेगा। तो टाइमिंग होगा वो 3 घंटे की टाइमिंग सुबह 9:30 से 12:30 बजे और फिर 2 बजे से 5 बजे के बीच में। तो ये 2-2 पेपर इस टाइप से चलेंगे। थर्ड स्टेज जो आएगी वो है पर्सनैलिटी टेस्ट और द वाइवा वो से, जो कि आपका 100 नंबर का होगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि 100 मार्क्स का होगा। और जो जनरल इंटरेस्ट आपका है, एकेडमिक्स है, आपके व्यू पॉइंट है, जनरल इंटेलिजेंस है, एक्सप्रेशन है, पर्सनैलिटी है, इन सब चीज़ों का इवैल्यूएशन किया जाता है पर्सनैलिटी और वाइवा वो से टेस्ट में। अब आते हैं अपेंडिक्स 4 में जहाँ पे सिलेबस मेंशन किया है। तो भाई सबसे पहले सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पेपर 1 और पेपर 2 होना है, उसका सिलेबस क्या है? तो पहला पेपर है जनरल स्टडीज़ का, जो 200 मार्क्स का होगा। जनरल स्टडीज़ का और 2 घंटे का एग्जामिनेशन है प्रिलिमिनरी स्टेज में। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। इसमें करंट इवेंट्स और हिस्ट्री और जनरल इश्यूज, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट्स, तो ये सारे के सारे सिलेबस, जनरल स्टडीज, ये सब इसमें मेंशन्ड है। इस सिलेबस को आप देख सकते हैं। प्रिलिमिनरी का फर्स्ट पेपर इसका होगा और जो प्रिलिमिनरी लेवल का सेकंड पेपर है वो जनरल स्टडीज है। ये 200 मार्क्स का पेपर इन्होंने मेंशन कर रखा है, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, तो ये 10वीं क्लास के लेवल तक के जो इसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश है, ये सब चीज़ आता है 10th लेवल तक का। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालीफाइंग होने वाला है। ये मेरिट में नहीं आएगा। 33% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। तो मैथमेटिक्स में आएगा अरिथमेटिक और अलजेब्रा, ये सब चीज़ें रहेंगी जो हम लोग 10th के सिलेबस में पढ़ते हैं। तो एक बहुत फंडामेंटल टाइप की प्रिपरेशन आपको करनी होगी। ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और जनरल इंग्लिश 10th लेवल तक की, कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड मीनिंग और फिर सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर का, हिंदी वर्णमाला, विराम, शब्द रूप, शब्द चिन्ह, सिंधी समास, क्रियाएँ, अनेकार्थक शब्द, ये सारा का सारा इसमें सिलेबस रहेगा। जो अपेंडिक्स 5 है, वो है हमारा मेन रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। उसका क्या सिलेबस रहेगा? जो मेन रिटन एग्जामिनेशन में आपके 8 पेपर होंगे। पहला पेपर हिंदी का, दूसरा पेपर एस्से का और फिर उसके बाद 6 पेपर होंगे जो आपके जनरल स्टडीज़ के। तो पहला पेपर जो हिंदी का है, उसका सिलेबस इन्होंने लिखा है, दिए हुए गद्य और गद्य खंड एवं का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर और संक्षेपण, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, तो ये कुल मिला के रिटन एग्जामिनेशन है जो कि बहुत जनरल टाइप का रिटन एग्जामिनेशन होगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन इसमें रहता है। सेकंड पेपर है एस्से पे, कि आपको एक एस्से लिखने होंगे जिसमें कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है और उनका भी अलग-अलग से कंटेंट दिया है। तो ये सारा सेक्शन है, एस्से वाला सेक्शन है। और फिर पेपर जो हमारे जनरल स्टडीज़ के पेपर है, जनरल स्टडीज़ 1 टू जनरल स्टडी 6, उसका भी सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा है। जनरल स्टडीज़ का सिलेबस 1 का ये है और फिर जनरल स्टडीज़ 2 का सिलेबस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये सारा का सारा 2 का सिलेबस है। फिर जनरल स्टडीज़ 3 का है, इकोनॉमिक प्लानिंग, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, फाइनेंशियल सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग, रिलेटेड इंडस्ट्री स्कोप एंड ये सारा लैंड रिफॉर्म्स, ये सारा का सारा आपका जनरल स्टडीज़ 3 में है। फिर जनरल स्टडीज़ 4 का सिलेबस है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एप्टीट्यूड, फाउंडेशन वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। फिर जनरल स्टडीज़ 5th में है, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी, प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल्स, तो ये सारी सिलेबस 10 6th ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी और ये सारे के सारे 6 पेपर का सिलेबस इन्होंने दिया है। और फिर अपेंडिक्स 6 में कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस रूल्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखी है कि सर्विस रूल कौन-कौन से सर्विस रूल लागू होते हैं। तो ये आप अपना रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं और इनकी डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल होगी, उसको भी देख सकते हैं।
तो दोस्तों हमने सारी डिटेल्स देखी कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो कैसे होने वाले हैं, सिलेबस क्या रहेगा, कौन-कौन सी स्टेजेज़ होंगी, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में क्या होगा, 2 पेपर होंगे, उसके बाद मेंस एग्ज़ामिनेशन में आपके 8 पेपर होने वाले हैं, क्या सिलेबस क्या रहेगा, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, सारी की सारी चीज़ें इसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस में मेंशन्ड है। हिंदी और इंग्लिश में डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और अभी क्योंकि काफ़ी सारा टाइम है 29 तारीख 29 जनवरी आने तक, तो आप इसमें तुरंत जो है ओटीआर तो आप कर ही लीजिए। ये मेरा आपके लिए सजेशन है, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो तुरंत वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए क्योंकि उसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। और फिर 72 आवर्स के बाद आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। जो लोग किसी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो जितने प्रारूप इसमें दे रखे हैं, जो फॉर्मेट्स दे रखे हैं सर्टिफिकेट के, उन्हीं फॉर्मेट्स पे बनाइए और फिर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अपलोड करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ही आपको अपलोड करनी होंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं और आप अपना इसके लिए अप्लाई करें और फिर तैयारी करें और इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ और किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और एक नई अपॉर्च्युनिटी के साथ बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।